हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। चलिए आज अपन बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2024 के अंतर्गत पूछा गया था। देखिए बोल रहा है कि टू बॉडी ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। इट मींस हमारे पास दो बॉडी है। क्या क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा? एक ऑब्जेक्ट है ए, ये कोई बॉडी हुआ ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ बी। देखिए जो दोनों का सेम मास है, इट मींस दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, सेम मास है। और ये क्या कर रहा है कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के अंदर कर रहा है। इट मींस इसके अंदर इन इलास्टिक कोलिजन हो रही है। इसका मतलब जो ई की जो वैल्यू है वे जीरो होता है। देखिए जो इन इलास्टिक कोलिजन में यदि दो ऑब्जेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन करें ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट के कोलिजन करके और एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर के मोशन करेगी इन इलास्टिक कोलिजन में। ऐसी कंडीशन बनती है। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि द बॉडी ए मूव विथ वेलोसिटी v1। इट मींस जो बॉडी ए है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, while बॉडी बी इज एट रेस्ट। इट मींस बॉडी बी की जो वेलोसिटी है वो रेस्ट में बिफोर कोलिजन। इट मींस कोलिजन के पहले जो ऑब्जेक्ट या बॉडी ए है उसकी स्पीड कितना है भाई साहब, v1, एंड ऑब्जेक्ट बी है उसकी स्पीड क्या है, वे तो भाई साहब रेस्ट पे है। और ये एक दूसरे के साथ इन इलास्टिकली कोलिजन कर रहे हैं। इट मींस इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, ई का मान क्या होता है, जीरो होता है। इट मींस ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, चिपक जाएंगे। एक सिस्टम बन जाएगा, चिपक जाएंगे, जिसका मास कितना हो जाएगा 2m। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है और इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसी कंडीशन बनती है। ओके, और देखिए उसके बाद जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम की वेलोसिटी क्या है, v2। एंड हमें क्या करना है, v1 बाई v2 की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो नीट 2024 के अंतर्गत पूछा गया था। तो देखो अपन क्या लेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं ना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो आप क्या आएगा, एम ए इंटू वी वन प्लस एम बी इंटू वी टू बराबर एम सिस्टम का प्लस वेलोसिटी सिस्टम का। इट मींस एम ए, इट मींस ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है, एम है, और इसका स्पीड क्या है v1, प्लस ऑब्जेक्ट बी का मास कितना हुआ, ये तो सेम मास के है ना भाई साहब, तो क्या होगा, ये तो एम ही होगा ना। ठीक है, एंड बी जो ऑब्जेक्ट है वे क्या है, इनिशियली रेस्ट में है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। अब देखो क्या होगा कि इन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, चिपक जाएंगे ना भाई साहब। जब चिपकेंगे तो इसकी मास कितना हो जाएगा 2m, और जो सिस्टम की वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगी v2। तो आप देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, एम वी वन बराबर क्या हो जाएगा 2m v2, m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 बराबर क्या हो जाएगा 2v2। तो v1 बाई v2 क्या हो जाएगा 2:1। इट मीन्स हमारे पास जो स्पीड आई का रेशियो v1 क्या है, ऑब्जेक्ट ए का कोलिजन से पहले स्पीड, और v2 क्या है, जब कोलिजन हुआ तो जो दो सिस्टम बना वो दोनों सिस्टम की स्पीड है। तो v1 बाई v2 के रेशियो क्या होगा 2:1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आप ऑप्शन करो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2:1। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि अ बुलेट ऑफ मास m हिट्स अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इलास्टिकली। इट मींस देखिए हमारे पास क्या हुआ कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास कितना है कैपिटल M, और इस पे क्या हुआ कि एक बुलेट क्या आकर कर रही है, जिसकी मास क्या है स्मॉल m, हिट कर रही है। ओके, क्या है कंडीशन, क्या है इलास्टिकली हिट कर रही है। इट मीन जब कोई ऑब्जेक्ट इलास्टिकली हिट करता है तो उसकी जो ई की वैल्यू होती है ये क्या होता है 1 होता है, आप जानते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि द, क्या बोल रहे हैं कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज द मैक्सिमम व्हेन। इट मींस कोई बुलेट जिसकी मास स्मॉल m है और किसी ऑब्जेक्ट कैपिटल M जिसकी मास है वो उसके साथ इलास्टिकली हिट कर रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होती है। तो ध्यान रखें हमारे पास ये कंडीशन है कि जब व्हेन कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इलास्टिकली किसी दूसरे के साथ हिट कर रही है तो मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर तब होता है जब दोनों का मास सेम हो। एक कंडीशन होगी बनेगी तो अभी क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम एनर्जी
मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होगी? जब दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा, तभी क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो आपने एक सिंपल सा 2023 के अंतर्गत पूछा गया था इस क्वेश्चन को, बहुत सा आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होगी भाई साहब? जब दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू पार्टिकल ई एंड बी इनिशियली एट रेस्ट। इट मीन्स हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल है, इसका नाम क्या है ए, दूसरा का नाम बी है। इनिशियली क्या है, वेलोसिटी इनिशियली इसकी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिएगा, ये बोल रहा है कि मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन्स क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं ईच अदर, किसके कारण, मतलब क्या, म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इट मीन्स कोई भी फोर्स होती है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स मानेंगे, उस फोर्स के कारण क्या आ रही है, अट्रैक्शन हो रही है इसके अंदर। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, एट इंस्टेंस when the speed of A is v and the speed of B is 3v। it means मान लो कोई ऐसा समय है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रही है, उस ऐसे समय कोई मान लो एट टाइम t बराबर, पर जो ऑब्जेक्ट A है इसकी स्पीड क्या हो जाती है v, और जो ऑब्जेक्ट B है उसकी स्पीड क्या हो जाती है 3v। तो द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड बनेगी वह क्या होगी। आपने जाना क्या कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए और बी, इनिशियली एक दूसरे के साथ क्या रखे हुए हैं, ये रेस्ट पे रखे हुए हैं, ठीक है, रेस्ट पे रखे हुए हैं। उसके बाद ये एक दूसरे की ओर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई ऐसा एक टाइम है टी, कोई भी टाइम हो सकता है, किसी भी इंस्टेंट पे ए की स्पीड क्या हो जाएगी v है, और b की स्पीड क्या है 3b। तो यहाँ इस टाइम पे हमें क्या फाइंड करनी है, इस टाइम पे हमें सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास की क्या करनी है, स्पीड को फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप जानते हो इस कंडीशन में आप देखो क्या है कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है। इट मीन्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। भाई साहब जब भी एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, 0 होती है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट मीन्स वो भी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो होगी 0। कब, सेंटर ऑफ मास की स्पीड कब 0 होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होती है वो इंटरनल फोर्स पे डिपेंड ही नहीं करती। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है डू नॉट डिपेंड अपॉन इंटरनल फोर्स ऑफ दिस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी, कि जो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो इंटरनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। इट मीन सेंटर ऑफ मास की स्पीड तभी चेंज होगी जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। लेकिन इस कंडीशन में एक सिस्टम मान लिया, इस दोनों को मान लो, ये दोनों को सिस्टम एक मान लिया, तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगा वे क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास की स्पीड इंटरनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हमेशा याद रखो। देखो ये 2023 के अंतर्गत मणिपुर के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होती है वो इंटरनल फोर्स पे क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि एक केजी ऑब्जेक्ट इज स्ट्राइक अ वॉल विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। इट मीन्स देखिए हमारे पास क्या है, एक वॉल है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि वॉल है, ठीक है, और एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 केजी, और क्या कर रही है कि इस ऑब्जेक्ट या वॉल से 60 डिग्री एंगल बना करके क्या होती है, स्ट्राइक कर रही है। इसकी स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड के साथ यह जो ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 1 केजी है वो वॉल पे आकर के स्ट्राइक कर रही है, वॉल से एंगल बना रही है 60 डिग्री। ओके, करेक्ट, विथ एंड रिफ्लेक्ट, क्या बोल रहे हैं
कि एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, इट मींस रिफ्लेक्ट हो रही है सेम एंगल के साथ। सेम एंगल मतलब क्या, कि जो आपकी वॉल से एंगल क्या होगी यहाँ पे 60 डिग्री, सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि इफ इट रिमेन्स इन कांटेक्ट विथ वॉल, इट मींस जब वॉल से टकराई तो 0.1 सेकेंड तक क्या कर रही है, टकराकर यहाँ पे रह रही है कांटेक्ट में, 0.1 सेकेंड तक इसके कांटेक्ट में रह रही है, मतलब दीवार से टकराती है तो टकराने तक का जो समय है 0.1 सेकेंड, इट मींस कांटेक्ट टाइम वॉल और गेंद के बीच 0.1 सेकेंड है। उसके बाद क्या फाइंड करनी है हमें, फोर्स एक्जेक्टेड ऑन दी वॉल, इट मींस वॉल पे कितना फोर्स एक्जेक्ट हुआ उसको अपन फाइंड करनी है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हमें टाइम तो गिवन है, हम चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करते हैं। देखिए जब भी अब देखो ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो यहाँ पे दो तरह से एंगल दे सकते हैं, या तो इस वॉल से एंगल दें या तो इस हॉरिजेंटल से एंगल दे। देखो जब वॉल से एंगल देते हैं ना, तो हमें चेंज इन जो मोमेंटम होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, चेंज इन मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड होती है क्या होती है, 2mv sin थीटा। जब भी वॉल से एंगल दे या हॉरिजॉन्टल से, बट हॉरिजॉन्टल से भी एंगल दे, तो आप वॉल से एंगल या किसी भी, देखो वॉल है यहाँ पे और भी अनदर क्वेश्चन के अंदर कोई भी सरफेस दे सकता है, तो आप हमेशा इस वर्टिकल से, जो वर्टिकल बन रही है उससे एंगल यदि आपको मालूम है तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे यहाँ पे, 2mv sin थीटा। एक सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, 2mv sin थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कितना हो जाएगी भाई साहब, 2m का मास कितना, m की वैल्यू कितना 1 एंड v की वेलोसिटी कितनी है 1 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना, थीटा कितना है 60 डिग्री। भाई यहाँ पे थीटा वॉल से ही लेंगे तो 60 डिग्री होगा ना, तो साइन 60 की वैल्यू कितना होती है √3/2, इट मींस यहाँ पे कितना आया √3। हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है कि फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना आया √3, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा √3 इंटू 10, इट मीन्स 10√3। तो फोर्स कितना हो जाएगी 10√3 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई साहब, देखो 10√3, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी एक वर्टिकल से एंगल दे तो हमें क्या लगानी है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 2mv sin थीटा। ओके, इसको भाई और तरीके से कंपोनेंट लेकर सॉल्व कर सकते हो, बट हमें 2mv sin थीटा हमेशा याद रखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। चलो इसको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे, चलिए आगे अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको आप पॉज करके बनाइए ताकि आपको मालूम चले कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए नीट 2022 के अंतर्गत ये पूछा गया था फेज 2, नीट 2022 में क्या होता है, 2 फेज में एग्जाम हुई थी ना, तो फेज 2 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम इज 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। इट मींस क्या कर रहा है कि एक बॉडी है जिसकी लीनियर मोमेंटम कितना है, मोमेंटम कितना दिया हुआ भाई साहब, देखो 0.3 kg मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है भाई साहब आपके पास 5 सेकेंड, एंड इसके पास मास है 5 ग्राम। हमें क्या फाइंड करनी है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब ये बॉडी इस डाटा, इसकी मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, टाइम है, इसकी मास गिवन है और इसकी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस की निकलने के सबसे पहले इसका स्पीड निकालो ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम बी। मोमेंटम दिया है ना भाई 0.3, इससे वेलोसिटी निकालो, m का वैल्यू दिया है ना 5 ग्राम, 5 ग्राम को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10 के पावर -3 kg इंटू वेलोसिटी। ओके, आप इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 10 के पावर -1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर -3 इंटू v। इतना तो लिख ही सकते हो ना भाई साहब। अब इतना लिख सकते हो तो और क्या लिख सकते हो, इसको देखो v बराबर क्या लिख सकते हो 3 इंटू 10 के पावर -1 इंटू 10 के पावर +3, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना बाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 2/5, ये तो 20 टाइम्स में कट जाएगा ना। इट मीन्स स्पीड कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। देखो हमारे पास स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है और टाइम भी गिवन है, तो टाइम भी हमें मालूम है और स्पीड भी मालूम है, तो क्या उसके बाद हमें डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं भाई साहब। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई साहब, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है टाइम इंटू वेलोसिटी।
ये स्पीड कितना 60, टाइम कितना है 5 इंटू करोगे तो 300 मीटर आंसर। तो 300 मीटर कहाँ दिया है भाई साहब, देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो नीट 2022 के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा था सेंटर ऑफ मास से, बहुत ही हल्का। उसके बाद आगे अपन बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। ये बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, कि अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। इट मींस कोई सेल है, देखो बना देते हैं, इसकी मास कितना है m, इस सेल है जिसकी मास कितना है m, और इनिशियली ये रेस्ट पे रखा हुआ है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसके बाद बोल रहा है कि इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट हैविंग मास इनटू रेशियो ऑफ 2:1। इट मींस ये क्या कर रहा है कि फट जा रहा है भाई, ब्रेक हो जा रहा है, बम जैसे ब्रेक होती है ना बम, वैसे ब्रेक हो रहा है 3 फ्रैगमेंट में, ठीक है। इसकी रेशियो कितनी है मास की, 2:1, 2:2:1। इट मींस देखो यहाँ पे ये मास जो है ना, ऑब्जेक्ट जो सेल है वे फट गया, ब्रेक हो गया 3 टुकड़ों में, ठीक है। 2 टुकड़े तो मास सेम है, क्योंकि इसकी जो रेशियो है वे तो 2:2, इट मींस सेम है। और उसका जो तीसरा टुकड़ा है उसकी मास क्या है, कम है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहा है कि if the fragment having equal mass fly off along mutual perpendicular direction with a speed v, it means जो दो आपके पास जो इक्वल मास के जो फ्रेगमेंट है वे क्या आ रहे हैं, और एक दूसरा है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मान लो x डायरेक्शन में जा रहा है, ये y डायरेक्शन में है, इसके स्पीड क्या है v v। इट मींस दो सेम मास के जो फ्रेगमेंट इट मींस टुकड़े हैं वे परपेंडिकुलर v स्पीड से जा रहे हैं। तो तीसरे जो उसके बाद क्या फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ द लाइटर, इट मींस थर्ड फ्रेगमेंट इज। तो जो तीसरा टुकड़ा है इट मींस फ्रेगमेंट है उसकी स्पीड को फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक लॉजिक है भाई साहब, हमेशा याद रखना, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनती है, क्या भाई साहब, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनती है। देखो कोई भी एक टुकड़ा होगा बड़ा सा, ठीक है, इसका मास मानते हैं m है, ये क्या हुआ, ये आगे जाकर के ब्रेक हो गया 3 टुकड़े में, ठीक है। एक तो जिसका मास m1 है इधर गया, दूसरा है जिसका मास m2 है ये इधर गया, जो तीसरा बचेगा ना वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। इट मींस यदि मान लो क्या, यदि यह x डायरेक्शन में जा रहा है, यदि यह y डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या जाएगा z डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या जाएगा जेड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब इस कंडीशन में जो तीनों पार्टिकल जाते हैं ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं, ये लॉजिक है, आपको हमेशा याद रखना है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में यदि मैं मान लूं इसका एक्स वाला का मोमेंटम p1 है, दूसरे का मोमेंटम p2 है, एंड तीसरे का मोमेंटम p3 है, तो इसमें रिलेशन होता है जो आप हमेशा याद रखना, p3 बराबर अंडर रूट p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये रिलेशन होती है, आपको हमेशा याद रखना है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, इसलिए क्या होगा आपको हमेशा याद रखना है। तो इस कंसेप्ट को आप यहाँ पे लागू करो। देखो सबसे पहले हमें तो फाइंड करना पड़ेगा इसकी मास क्या है। तो देखो इसकी मास आप जानते हो, यदि रेशियो में टूट जाती है तो आप कैसे निकालते हैं, देखो इसका मास, देखिए टोटल मास है m, ठीक है, अब जितने रेशियो है ना उसको रेशियो को ऐड करो, तो यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, इसको ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा ना। अब देखो हम इसका नाम लेते हैं ए बी और सी, तो ए का मास यदि निकालना है ना तो आप टोटल मास लिखो, उसके बाद रेशियो को ऐड किया इनटू ए का जो रेशियो का पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स 2 है तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 2m/5। इट मीन्स ए का मास क्या आएगा 2m/5। वही मैं बात करूँ बी का मास, वैसे ही होगा m/5 इंटू इसकी कंपोनेंट क्या है 2, तो करोगे तो 2m/5। वैसे यदि मैं बात करूँ सी का, तो इसका क्या हो जाएगा m/5 इंटू इसका क्या है 1, इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा m/5। इट मीन्स आप फाइंड कर लिए ना, ए का मास क्या होगा 2m/5, बी का मास क्या होगा
2m/5, और जो c है उस c का मास क्या हो जाएगा भाई साहब, m/5। इट मीन्स हमें जो 3 पार्टिकल ब्रेक हुए थे उनका हमने क्या किया, प्रत्येक का मास फाइंड कर लिया। चलिए हम इस कंसेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखना, देखिए हमने मान लिया कि हम जो सी पार्टिकल है इसकी स्पीड को फाइंड करनी है, तो इसको इसका मैं स्पीड मान लेता हूँ u, ठीक है ना, यही आंसर आएगा क्योंकि इसी का स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो इस कंसेप्ट को आप यूज करोगे तो ये कंसेप्ट कैसे लगाओगे, पी सी का मोमेंटम इज इक्वल टू पी ए का मोमेंटम का स्क्वायर प्लस पी बी का मोमेंटम का स्क्वायर। ओके, यही लगेगा ना भाई साहब। तो पीसी का मोमेंटम क्या होगा, एम बी, एम क्या है इसका, m/5 है ना, इंटू इसकी स्पीड क्या है u, मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद करो पी ए का स्क्वायर करो, पी ए मतलब मोमेंटम ए का, तो ए का मास कितना है 2m/5, इसकी वेलोसिटी कितना v, इसका स्क्वायर, और वैसे ही इसका क्या हो जाएगा 2m/5, वेलोसिटी तो सेम है ना, तो इसका स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर करो ना, m/5 इंटू यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो रूट हो जाएगा ना, 2m/5 v का स्क्वायर प्लस 2m/5 v का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो देखो m/5 स्क्वायर कॉमन है तो इसको काट दो, ठीक है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा भाई साहब, इधर बचेगा यू स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या बचेगा 2v का स्क्वायर, इट मीन्स 4v स्क्वायर, इधर भी बचेगा 4v स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8v स्क्वायर, इट मीन्स यू बराबर क्या लिख सकते हो √8v स्क्वायर, इट मीन्स इसको क्या हो जाएगा 2√2 इंटू वी, यू बराबर आंसर। तो 2√2 इंटू वी इज द आंसर, ओके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बट क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होती है, उस लॉजिक को आपको हमेशा फाइंड करनी है। किस लॉजिक को, देखिए हमारे पास एक बार और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हुआ जिसका मास मैंने मान लिया m है, वो आगे जाकर के 3 टुकड़े में यदि बढ़ जाता है, जिसमें 2 का मास सेम है, तीसरे का मास अलग है, तो यदि 2 मास जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं ना ऐसे, तो जो तीसरा होगा ना इसके नीचे साइड, इट मीन्स जेड एक्सिस के थ्रू परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ गए होंगे। चलिए आगे अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg, इट मीन्स हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसकी मास क्या है, एक का 10 kg है, एक का 20 kg है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द 2 एंड ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर। इट मीन्स एक हमारे पास रिजिड रॉड है, क्या है रॉड, ये रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, और ये दोनों एंड से कनेक्टेड है। इट मीन्स यहाँ पे यदि मैं इसको मान लूंगा ए, इसका मान लू बी, तो यहाँ पे क्या है, इस एंड से ए कनेक्टेड है और इस एंड से क्या कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिएगा ये बोल रहा है कि विथ नेग्लिजिबल मास, इट मीन्स नेग्लिजिबल मास किसका बोल रहा है, इट मीन्स जो ये रॉड है, रॉड का जो मास है, रॉड का जो मास है, मास ऑफ रॉड पे क्या है 0 है, इट मीन्स रॉड क्या है, इसकी मास नेग्लिजिबल है। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg ऑफ मास, इट मीन्स 10 kg हमने ए माना ना, तो इसकी डिस्टेंस मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है, क्या पे सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास हमेशा जो भारी ऑब्जेक्ट होती है उसके नजदीक होता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इधर रखा। ये 20 kg है ना, ये 10 kg है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है, x की वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको बनाइए। देखिए हम इसका एक कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को एक मैं इसको सिखा दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्या हुआ कि यदि हमारे पास क्या हो, 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो क्या है, एक 2 ऑब्जेक्ट है,
ये दो ऑब्जेक्ट है, इसका एक का मास m1 मान लिया, इसका मास m2 मान लिया, और इसकी डिस्टेंस कुछ r है, ठीक है, r है, ठीक है। अब मान लो कि m1 ये है m2, ठीक है, मान लो कि m1 का जो वैल्यू हो m2 से छोटा है, इट मीन्स जो मास m2 है, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट m2 है उसकी जो वेट है, इट मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड पे ज़्यादा है। आप जानते हो कि सेंटर ऑफ मास ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट के पास होता है, तो मान लिया मैंने क्या हुआ कि इसकी डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कुछ यहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यहाँ पे होगी। तो देखो अब हमें मान लो कि m1 से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की क्या होगी r1, और m2 से क्या होगी r2, ठीक है। तो जो r1 होता है ना, r1 को फाइंड करना हो ना, तो हम कैसे निकालते हैं, r1 को फाइंड करना हो ना, तो r1 क्या है m1 से दूरी, तो सबसे पहले r1 फाइंड करना हो ना, तो इसके अपोजिट वाला मास ले लो, इट मीन्स m2 ले लो, m2, और इनके दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस कितना है r, और दोनों के मास को ऐड करके डिवाइड कर दो, तो हमारे पास r1 का डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह यदि मैं r2 की वैल्यू को फाइंड करना चाहूँ r2, तो क्या करोगे, इसकी अपोजिट वाला मास लोगे, इट मीन्स m1 इंटू r, दोनों के बीच की डिस्टेंस, बटा में क्या लिखोगे m1 प्लस m2। तो आप इस तरह इस लॉजिक को ऐसे समझ सकते हो, ओके, क्या कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ओके। तो इसी तरह यदि मैं बात करूँ कि यदि x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसके सामने वाला ऑब्जेक्ट की मास, तो सामने वाला ऑब्जेक्ट कौन है b, इसकी मास कितना है 20 kg, और इनके बिटवीन में डिस्टेंस कितना है भाई साहब 10 मीटर, और बटा में दोनों का ऐड करो ना, 10 प्लस 20 इट मीन्स 30 हो जाएगी, 200 बटा 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 20/3 मीटर इज द आंसर। देखो ऑप्शन कोई मिल रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक सेंटर ऑफ मास की स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको आनी चाहिए। एक आपका पूछा गया था भाई साहब, देखो 2022 के अंतर्गत फेज 1 में पूछा गया था, ठीक है। चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक आप नीट 2021 के अंतर्गत पूछा गया था। देखिए ये बोल रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg, KH मतलब kg, ओके, ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर, इट मींस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, इसकी जो मास है, इसकी मास कितना है 0.15 kg, और इसको ड्रॉप किया जा रहा है किसी 10 मीटर हाइट से। मान लो ये सरफेस है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो क्या आएगी 10 मीटर से, हम क्या करें 10 मीटर हाइट से इस जो बॉल है उस बॉल को अपन गिरा रहे हैं, ओके। कर रहा है कि स्ट्राइक द ग्राउंड, इट मीन्स ये ब्लॉक आती है और ग्राउंड पे क्या करती है टकरा जाती है। देखो यार गिराओगा तो नीचे ही आएगा, क्या होगा, गिराओगा तो भाई नीचे आएगा और टकराएगा सरफेस से, ओके। आगे बोल रहा है कि रिबाउंड टू द सेम हाइट, इट मींस देखो इस क्वेश्चन में और कुछ है, क्या है देखते हैं कि क्या हुआ, सरफेस हुआ, ये टकराई और फिर से रिबाउंड होकर के सेम हाइट तक, इट मींस h बराबर 10 मीटर तक ऊपर चली गई, ओके, 10 मीटर तक ऊपर चली गई। देखो आगे क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज नियरली, इट मीन्स हमें इम्पल्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड करनी है। बट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है स्पेशली, जिसकी मास क्या है 0.15 kg, और हमें 10 मीटर से उसको गिरा रहे हैं, ठीक है। वो सरफेस से टकराई, स्ट्राइक करी किसी वेलोसिटी से, जिसको मैं बताऊंगा कितनी होगी उसकी वेलोसिटी, और पुनः इसको टकरा करके रिबाउंड होकर क्या करी सेम हाइट, इट मीन्स 10 मीटर तक ही जाती है। इट मीन्स देखो भाई साहब जब 10 मीटर तक जाती है ना, तो यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे टकराएगी, तो इसकी जो स्पीड होगी, इसको मैंने भी मान लिया, तो ये क्या होगा √2gh, इट मीन्स इसकी स्पीड फाइंड करो, 2g की वैल्यू 10 होगा और h की वैल्यू भी 10 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जब ब्लॉक ए बॉल जमीन से, इट मीन सरफेस से स्ट्राइक करेगी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 10√2 मीटर पर सेकेंड, ओके। बट आपको एक कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि सेम हाइट तक क्या कर रहा है रिबाउंड होकर के ऊपर जा रहा है सेम हाइट तक। तो जब सेम हाइट तक जाएगा ना, तो क्या होगा कि इसकी नीचे की स्पीड ये भी क्या होगा सेम होगा,
इट मीन्स 10√2 मीटर पर सेकेंड ही होगा, तभी क्या करेगी, सेम हाइट तक जा सकती है। इट मीन्स 10√2 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, स्पीड यदि होगी रिबाउंड के समय, तभी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर हाइट तक ऊपर जा सकती है। यदि इस स्पीड से यदि कम हो तो 10 मीटर पर नहीं जा सकती है। तो मान लो यदि मैंने क्या किया, अब हमें क्या करना है, मोमेंट सॉरी इम्पल्स को फाइंड करनी है। तो जो इम्पल्स होता है ना भाई साहब, इम्पल्स कोई क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो हमें मोमेंटम को फाइंड करते हैं ना, मोमेंटम क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है ना, इसलिए हमें क्या करें, इनिशियल डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10√2 के कैप या जे कैप, में जे मानूंगा ना, हाँ अरे वाई डायरेक्शन में आता है, आ रही है तो जे कैप, यू फाइनल क्या हो जाएगा, -10√2 जे कैप। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बताओ, -10√2 माइनस हो जाएगा 10√2 जे कैप में, इट मीन -20√2 जे कैप। इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20√2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन, और हमें इम्पल्स को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई साहब, इम्पल्स। तो देख इम्पल्स बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हो, m इंटू डेल वी। एम की वैल्यू कितना है 0.15 इंटू डेल वी की वैल्यू कितना है 20√2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 2√2। अरे भाई साहब एक जीरो को इधर खा गया ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3√2। इम्पल्स कितना हो जाएगा 3√2। 3√2 को तो आंसर ही नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 की वैल्यू कितना होता है 1.414। ओके, इसको क्या लिख सकते हो 4.2 लिख सकते हो ना भाई साहब। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है भाई साहब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि यदि सेम हाइट तक जा रही है तो स्पीड भी सेम होगी, और क्या होगी यहाँ पे इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ओके चलिए आगे अपन बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू पार्टिकल ऑफ mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the end of rigid rod of length 1 meter। It means हमारे पास एक rigid rod है जिसकी जो लेंथ है ये क्या है 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है, एंड दो पार्टिकल है जिसकी मास क्या है, एक का मास 5 kg है और दूसरा जो है उसका मास क्या है 10 kg, और एक रिजिड रॉड जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर, उसके थ्रू क्या है अटैच है। ओके मतलब विथ नेग्लिजिबल मास, इट मीन्स जो रॉड है ना, रॉड की मास क्या है 0 है। ओके उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ। इट मीन्स यदि 5 kg पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस को फाइंड करनी है तो अपन क्या लिख सकते हो, 5 kg से, मान लो 5 kg से ये पार्टिकल हुआ 5 kg, इसकी डिस्टेंस क्या है x, तो x पर क्या लिख सकते हो 10 kg लिखोगे ना, क्योंकि अपोजिट मास लेते हैं, इसके बिटवीन की दूरी 1 मीटर, एंड दोनों को ऐड करो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, 15 हो जाएगा ना, 2 × 5 = 3 यानी 2/3 मीटर, क्या आ गया देख रही है मीटर आया ना, इसको सेंटीमीटर में बदलो, 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 66 कुछ आएगा क्या, क्योंकि 33.3 के मत में कटेगा, 66.66 लिख सकते हो, 60.7 लिख सकते हो, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, हमने इस कंसेप्ट को पहले आपको बता दिया ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे अपन बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछी गई थी, क्या पूछ रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि टू पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली अटैच्ड टू द टू एंड ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, नेग्लिजिबल मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस। अबे यार ये तो 11 फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये तो फर्स्ट दोनों का सेम कॉपी कर दिया यार, क्या ये वे लोग हैं, ठीक है दोनों सेम क्वेश्चन है भाई साहब। चलो अच्छा एक मिनट रुके, हाँ सेम,
और पूछा गया होगा, 2 बार पूछ लिया गया भाई साहब, 2 बार ही पूछा गया है, बना लेना है इसको। चलो आगे बात करते हैं। हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड विथ अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। इट मींस देखो एक ब्लॉक है जिसकी मास क्या है m है, और एक चल रहा है, दूसरा है मास 4m, ये क्या है रेस्ट है, और एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है कि द लाइटर ब्लॉक कम्स टू द रेस्ट आफ्टर कोलिजन। इट मींस जब कोलिजन हुई, क्या हुई रे, कोलिजन हुई, तो जो लाइटर जो ऑब्जेक्ट है इसकी v1 मान लो, इसकी स्पीड पे 0 हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v। इट मींस जो लाइटर ब्लॉक है u1, इसकी स्पीड क्या है v, इसकी यदि मैं मान लेता है u2 तो ये 0 है, रुका हुआ है, ओके। कहता है देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन क्या बोलेंगे इसको, रेस्टिट्यूशन इसको बोलते हैं ई, क्या बोलते हैं रे, ई, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं ई। इस ई की वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक है। और जो 4m है ना, 4m का मास, इसकी स्पीड तो गिवन ही नहीं है, तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्पीड मैंने मान लेता हूँ v। तो कुछ ई होता है ना कोलिजन कोएफिशिएंट की, जो इसको अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई की होते हैं, ई की फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2। तो कोई u1 u2 v1 मालूम है बट v2 नहीं मालूम है, तो अपन क्या करेंगे, इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से v2 निकालेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लगाओ एकदम सिंपल से भाई साहब, mv प्लस 4m इंटू 0 पर वो क्या हो जाएगा m इंटू 0 प्लस 4m, इसकी स्पीड क्या है v2, ये क्या हो जाएगा mv पर वो क्या होगा 4m v2, m से m कैंसिल, इट मींस v2 की स्पीड क्या होगी v/4। अरे भाई मोमेंटम सिंपल से हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है ना। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देखो, v2 की वैल्यू कितनी v/4 माइनस v1 क्या है, v1 तो 0 है, ठीक है। उसके बाद u1 क्या है v, और u2 का मान कितना है बोल रहे 0, इट मीन e की वैल्यू क्या होगी v/4 अपन v, इट मीन 1/4, मतलब जो कोलिजन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितना है 0.25। मानते हो कि नहीं भाई, मानना पड़ेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.25 कोलिजन कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद चलो आगे अपन बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्टॉप करते जाएं, उसके बाद आप सॉल्व करते जाएं, फिर आगे देखें, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है पीवाई की है जिसको अपन डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए नीट 2019 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या है क्वेश्चन, कर रहा है कि बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड विथ अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। इट मींस कोई बॉडी ए है, क्या है, कोई बॉडी ए है, ठीक है, इसकी मास कितना है 4m, मूविंग विथ स्पीड u, इट मींस u स्पीड से मूविंग कर रहा है, और अनदर बॉडी जिसका नाम क्या है भाई साहब b, इसका मास कितना है 2m। अरे यहाँ पे देखना भाई, इसका मास क्या है 2m, ये क्या है इनिशियली क्या है रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, ठीक है। कहता है कि द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। देखो इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन फ्रंट टू फ्रंट, इलास्टिक कोलिजन, इट मींस ई की वैल्यू 1 है, ओके ओके। आगे बोल रहा है कि आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। इट मींस कोलाइडिंग बॉडी है ए, इसकी कितनी फ्रैक्शन एनर्जी क्या होगी लॉस हो गई। बट आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे दो बॉडी है ए और बी, ए का मास क्या है 4m, जिसकी स्पीड इनिशियल स्पीड क्या है u स्पीड है, और बी जो है उसकी मास क्या है 2m और रेस्ट पे है। जो ए ऑब्जेक्ट है या बॉल है, कुछ भी बोलो, बॉडी है, ये बी से आकर टकराती है, तो देखो ए का स्पीड है u, तो आक रही है, मतलब यू स्पीड से चल रही है, तो इसके पास कुछ तो एनर्जी होगी, ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। अभी बी से टकराई तो एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, अनदर फॉर्म में एनर्जी क्या होगी लॉस हो गई। तो हमें उस एनर्जी कितना लॉस होगा उसका फ्रैक्शन को फाइंड करनी है। तो हमें एनर्जी लॉस को फाइंड करने के लिए ए बॉडी की, तो ए बॉडी का इनिशियल एनर्जी तो फाइंड है, मतलब मालूम है, बट जो कोलिजन के बाद उसकी एनर्जी को फाइंड करनी है, तो कोलिजन के बाद की एनर्जी को फाइंड करने के लिए कोलिजन के बाद की जो
स्पीड है ए की, उसको हमें मालूम होनी चाहिए। तो स्पीड को मालूम करने के लिए चले यहाँ पर बात करते हैं इसकी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मान लो कोलिजन हुआ तो जो ऑब्जेक्ट ए है उसका स्पीड मैं मान लो v1 और जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ v2। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या होगा 4m इंटू यू प्लस 2m, इनिशियल स्पीड 2m का 0 है। ओके, उसके बाद क्या होगा 4m v1 प्लस क्या होगा 2m v2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 4m u बराबर क्या हो जाएगा 4m v1 प्लस 2m v2। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद जो कॉमन है इसमें से m कैंसिल है ना, कटा दो, m से कैंसिल होगा। इसमें 2 कॉमन है, 2 हटा दो तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 काट दोगे तो 2u बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 2v1 प्लस v2। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, जो e की वैल्यू होती है, e की फॉर्मूला क्या होता है v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2। यहाँ पे e इलास्टिक कोलिजन होती है तो इलास्टिक के लिए e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ओके, v2 की वैल्यू क्या है नहीं दिया है, v1 की वैल्यू क्या है नहीं दिया है, u1 की वैल्यू मालूम है अपन u और u2 का वैल्यू तो क्या है 0। इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब v2 माइनस v1 बराबर u। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इक्वेशन 1 2 को अपन सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो u बराबर v2 माइनस v1। ठीक है, इसको माइनस करो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इधर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये तो v2 से v2 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3v1। इट मीन्स v1 बराबर क्या हो जाएगा u बाई 3। और v1 क्या है, v1 क्या है ये तो स्पीड है आफ्टर कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट ए। इट मीन्स कोलिजन हो जाती है, v1 क्या है u बाई 3। u बाई 3 क्या है कि कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी क्या है स्पीड है। ठीक है, तो हमें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है इसका 4m, हम ए के लिए बात कर रहे हैं भाई साहब 4m इंटू स्पीड कितना है u स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो 2m u स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वही मैं बात करूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी भाई साहब हाफ, मास कितना है 4m, स्पीड कितनी फाइनल स्पीड u बाई 3, u बाई 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा u स्क्वायर बटा 9। इट मीन्स आप क्या लिख सकते हो 2m u स्क्वायर बटा 9। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे चेंज इन मोमेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं कि इतना चेंजिंग हुआ। तो फाइनल कितना है भाई, इनिशियल कितना था 2m u स्क्वायर, फाइनल तो कम होगा ना क्योंकि लॉस हो रही है भाई साहब बटा 9। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 18 एम यू स्क्वायर है, एलसीएम ले लो, उसके बाद क्या बचेगा 2m u स्क्वायर बाई 9। इट मीन्स क्या लिख सकते हो 16m u स्क्वायर बटा 9। इट मीन्स आप देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी आई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई वो क्या हुई 16m u स्क्वायर बटा 9। और फ्रैक्शन चेंजिंग क्या होगी भाई साहब 16, फ्रैक्शन चेंज क्या होता है चेंज अपन इनिशियल होता है ना ऐसे निकालते हैं बटा 9। इनिशियल कितना था 2m u स्क्वायर। देखो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले अपन चेंज निकालो, उसके बाद इनिशियल से डिवाइड करो। तो चेंज तो हम निकाल लिया, इनिशियल कितना था, हम बॉडी ए के बारे में बात करें तो उसी के रेस्पेक्ट में सोचा गया उसका एनर्जी इनिशियल कितनी थी 2m u स्क्वायर, इसलिए हम 2m u स्क्वायर से डिवाइड करें। तो m u स्क्वायर से हम m स्क्वायर कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हो 2 से 8 टाइम्स कट जाएगा 8/9 हो जाएगा। तो हमें 8/9 इज द आंसर, क्या रे 8/9 इज द आंसर कह दिया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, आपको आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा। देखो क्वेश्चन आपको एक बात याद होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन की एक एक लाइन को हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके बारे में सोचा जा रहा है और लिख रहे हैं और अपन कंसेप्ट लगा रहे हैं, बिल्कुल सही हो जा रही है। तो फिजिक्स ऐसे ही सॉल्व करते हैं बेटा, अभी कोई तीर नहीं है रे इसके आगे। देखो AIPMT कौन सा PMT रे, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, AIPMT 2015। देखो उसके बाद ये बोल रहा है कि 2 स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5 and
two spherical bodies of mass m and 5 and radii r and 2r are released in free space. फ्री स्पेस देखो, टू स्फेरिकल बॉडी है, देखो ये स्फेरिकल बॉडी है, कह रहे हैं इसका एक का मास है m और दूसरा है जिसका मास कितना 5m, एक का रेडियस कितना है r, दूसरा का रेडियस 2r, समझ में आया 2r। उसके बाद क्या हो रहा है कि फ्री स्पेस में अपन क्या करेंगे, रिलीज किए विथ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर इक्वल टू 12r। इट मींस देखो इसके सेंटर के बिटवीन में जो सेपरेशन है वो कितना है, देखो इसके जो सेंटर है इसके बिटवीन में सेपरेशन कितना है, देखो 12r, कितना आ रहा है 12r। तो एक कॉमन सेंस लगा कर बात करो कि जो इसकी डिस्टेंस बनेगी ये बनो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये तो 2r है, देखो ये 2r है, ये r है, तो ये कितना आ जाएगा 3r। तो इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अरे बोका यहाँ पे क्या बचेगा बता, यहाँ पे तो क्या होगा 9 है। समझ में आ गया, ठीक है। दो सेल है, इसका मास m है, दूसरे का मास 2m है, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है। इनिशियल सेपरेशन में इसको फ्री स्पेस में छोड़ दिया, तो इनके सेंटर के बिटवीन में डिस्टेंस क्या है 12r, तो इनके जो पेरीफेरी है उसके बिटवीन में डिस्टेंस कितना होगा 9r। कैसे 12 में से 3r घटाओगे, 3r क्यों, क्योंकि एक का रेडियस r दूसरे का रेडियस 2r, ऐड करोगे 3r, इसके बिटवीन में डिस्टेंस 9r होगा। ओके, उसके बाद देखो क्या बोला, इतना तो पढ़ लिया हमने, बना दिया। उसके बाद बोला कि इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इट मींस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रही है। उसके बाद कर रहा है द डिस्टेंस कवर बाय द स्मॉल बॉडी बिफोर कोलिजन। इट मींस क्या करना है कि बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे। अच्छा ये बताओ, यदि दोनों में यदि कोलिजन हो तो दोनों एक दूसरे के पास आएगा, तो एक दूसरे के पास कितना आएगा 9r की 12r। एक कॉमन सेंस लगाकर बताओ कि 9r डिस्टेंस तय करेगा, ट्रेवल करेगा 9r डिस्टेंस, 9r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मतलब कोलिजन के लिए, या 12r, बताओ 12r की 9r। देखो कोलिजन करने के लिए भाई टक्कर जरूरी है ना, तो 9r यदि डिस्टेंस ट्रेवल करे 9r तो इसका पेरीफेरी टकरा जाएगा ना, तो कोलिजन के लिए ही क्या करेगा 9r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट यहाँ पे एक और लॉस है भाई साहब, आप यहाँ पे देखो तो ये बोल रहा है कि केवल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है। इट मीन्स बच्चा पार्टी, यदि आप इस दोनों को यदि एक सिस्टम मान लो, इसको क्या मान लो एक सिस्टम, एक सिस्टम मान लिया, सिस्टम मान लिया, क्या मान लिया एक सिस्टम, तो इस सिस्टम पे आप देखो कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इट मींस एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, केवल इंटरनल फोर्स, इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। ठीक है, ओके देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स तो भाई साहब जीरो है ना, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इट मींस जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी जीरो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को क्या कर रहे हैं एक सिस्टम मान ले रहे हैं। जब सिस्टम मानोगे तो इसकी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स कार्य ही नहीं है किसी भी बॉडी पे, तो उसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी जीरो की। हम अभी आपको बताएं कि जो क्या होती है कि सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड केवल इंटरनल फोर्स पे ही क्या करती है, डिपेंड करती है। अब बताओ यदि सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वे क्या होगी जीरो हो जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि m1 x1 बराबर m2 x2। इट मींस यदि दो ऑब्जेक्ट है, ओके, ये दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के मतलब म्यूचुअल फोर्स, इंटरनल फोर्स के कारण यदि आ रही है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड जीरो होगी। तो इस कंडीशन में m1 x1 बराबर m2 x2, ये क्या है भाई साहब, मास m1 तो ऑब्जेक्ट 1 की मास, और x1 क्या है m1 के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई। ओके, तो आप देखो यहाँ पे m1 का वैल्यू यदि मैं मान लूँ m और इसको मान लूँ x, तो दूसरे के लिए क्या है, इसकी मास कितना है 5m, इसकी डिस्टेंस मैं मान लूँ x2, तो m से m कैंसिल, तो x बाई x2 क्या लिख सकते हो 5:1।
x बाई x2 क्या लिखते हो 5:1 और x प्लस x1 प्लस x2 क्या होगा 9r, क्योंकि ये 9 आर ही डिस्टेंस तो ट्रेवल करनी है और इसकी रेशियो क्या होगी x1 बाई x2 की 5:r। तो आप डिवाइड कर दो ना भाई साहब, इसको क्या लिख सकते हो x1 बराबर क्या लिख सकते हो 5x2, तो x1 बराबर 5x2 लिख दो ना 5x2 प्लस x2 इजिकल टू 9r, यानी 6x2 बराबर क्या हो जाएगा 9r, x2 बराबर क्या हो जाएगा 9r बटा 6, इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हो 3/2r, इट मीन्स 1.5r क्या होगा x2। हमें क्या फाइंड करनी है द डिस्टेंस कवर बाय द स्मॉल बॉडी बिफोर कोलिजन। स्मॉल बॉडी क्या है x1, तो x1 की वैल्यू क्या निकालनी है x1 बराबर क्या हो जाएगा 9r माइनस 1.5r, क्या लिख सकते हो भाई 7.5r, 7.5r कहीं आंसर है क्या, देखो 7.5r, ऑप्शन ए इज करेक्ट 7.5r। चलो आगे अपन बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन EIPMT 2001 के अंतर्गत पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, EIPMT 2001 के अंतर्गत पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ डिस्क इज रोलिंग, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज VCM, विच वन विल बी करेक्ट। इट मीन्स देखो हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, ठीक है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, मान लो ये सरफेस, ठीक है, एक जनरल इसको हमेशा याद रखना, ये सरफेस है, यदि इसकी सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड VCM है ना, तो जो इस पॉइंट की स्पीड यहाँ पर होगी VCM, यदि कुछ यह इस प्रकार से तय मतलब ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है ओमेगा से, इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी इधर होगी VCM, इसकी पॉइंट की स्पीड क्या होगी VCM, इसकी क्या होगी VCM। अब देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल यदि E है, E, तो E की स्पीड क्या होगी यहाँ पे, तो इस पार्टिकल के यहाँ पे तो VCM है, VA फाइंड करना है, तो VCM है यहाँ पे, और इस सेंटर ऑफ मास की स्पीड यहाँ पे जोड़ दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 VCM। उसी तरह देखो इस पार्टिकल यहाँ पे यदि कोई B है कांटेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्टिकल की स्पीड तो VCM है, बट आप सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड यहाँ पे कैसे है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होती है ऐसे, ये VCM। तो कांटेक्ट पॉइंट पे आप देख रहे हो VB, इसकी स्पीड क्या है V माइनस V, इट मीन 0। एक कांटेक्ट पॉइंट पे स्पीड क्या है 0, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है 2 VCM। वही ऑप्शन कौन सा सही होगा देखो आप, द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज 2 VCM एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आप और भी 3 एग्जाम ऑप्शन पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। चलो आगे अपन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि a rod of length is 3 meter and its mass acting per unit length is directly proportional to distance x. It means mass acting per unit length. It means mass per unit length is directly proportional to x. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इस लेंथ, इसकी रॉड की लेंथ कितना है 3 मीटर, कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, इतना तो समझ में आया कि मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इस रॉड की लेंथ है वो L है। मान लो ये रेड, ठीक है, इस रॉड की लेंथ जो है ये क्या है 3 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द डेट एंड विल बी, इट मीन्स वन एंड से इसकी सेंटर ऑफ मास बेसिकली फाइंड करनी है। तो आप देखो यहाँ पे जो मास है वो वेरिएबल है, वेरिएबल के टर्म्स में क्या होती है, जो अपन लैम्डा डिफाइन करते हैं, लैम्डा बराबर क्या होता है m/l, m/l होता है। यदि ये वेरिएबल होता है ना तो अपन क्या लिखते हो dm बराबर क्या हो सकता है लैम्डा इंटू dl, यहाँ पे l को अपन x मानते हैं क्योंकि x हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि dm/dx, इट मीन्स मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है लैम्डा, इट मीन्स आप देखो लैम्डा क्या है वो x के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हो, कुछ मान लो यहाँ पे एक कांस्टेंट की
तो लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हो, लैम्डा बराबर क्या होता है कि एक्स लिख सकते हो। ओके, आगे देखो, इसको कि एक्स लिख सकते हो। उसके बाद सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, एक्सीएम बराबर क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स बटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम क्या है, डीएम बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू डी एक्स है ना। यहाँ पे देखो डीएम बराबर क्या है, लैम्डा इंटू डी एक्स है, ठीक है। इसकी डिफ्रेंसिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है 0 to 3, इट मीन्स वन एंड से इसकी लेंथ कितना है 3 मीटर। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम क्या है, लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक, 0 to 3, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो ना, लैम्डा की वैल्यू क्या है के एक्स, तो आप यहाँ पे लिखो के एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स की इंटीग्रेशन 0 से 3 तक। उसके बाद लैम्डा क्या है, के एक्स इंटू डी एक्स का 0 से 3 तक। इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 3 बटा के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 3। ये कैसे कैंसिल होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू बाई 3 क्या होगा 0 to 3, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, भाई इंटीग्रेशन तो आती होगी ना 0 to 3। इसको सॉल्व करो, इधर लाओ, इधर खोपचे में लाते हैं, ठीक है। इधर खोपचे में लागो तो क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो खोपचे में लाओ भाई, खोपचे में लागो तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्स क्यू बटा 3 क्या होगा 0 से 3 है, ठीक है, 0 से 3 है। उसके बाद बटा में लिखो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 3। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई सॉरी एक मिनट, 3 की क्यू हो गया भाई साहब बाई 3 और 3 एक्स का वैल्यू 3 है ना, 3 का स्क्वायर बाई 3, सॉरी यहाँ पे बाई 2 होगा ना, ध्यान से बेटा। इसको क्या लिखो 3 का स्क्वायर, एक तो 3 से 3 कैंसिल होगा, इसके बाद 3 का स्क्वायर बाई 2, इसको क्या लिख सकते हो 3 से 3 कैंसिल, इसको होगा 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई साहब, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो गधेड़ो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आईपीएमटी 2002 के अंतर्गत पूछा गया था। जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो नेट के अंतर्गत पूछे गए हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए जो वेरिएबल मास होती है ना, वेरिएबल मास, उसको अपन इंटीग्रेशन करके ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था पीछे 6 नंबर। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक एसेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन अ फायर क्रैकर it rocket is means rocket, okay, explode in mid-air, its fragment fly in such a way that they continue moving in the same path which the firecracker would have flowed had it not exploded। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है भाई साहब, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखो मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है। ओके, देखो क्या होता है कि जो कोई भी बम हुआ या रॉकेट हुआ, कोई भी रॉकेट हुआ, ठीक है, ये जो फायर करता है ना, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या होती है, ये 0 होती है। इट मीन जब रॉकेट फायर किया तो आगे फ्रेगमेंट बना, इस फायर के दौरान एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है। इट मीन जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होती है वे 0 होता है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0 होती है। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास सेम पाथ को फ्लो करता है, ना कि फ्रैगमेंट। देखिए फ्रैगमेंट जो होती है वो किसी डायरेक्शन में जा सकती है, फ्रैगमेंट किसी डायरेक्शन में जा सकती है, बट उसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड 0 है। इट मीन्स उसकी स्पीड चेंजिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है। क्या? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वे 0 होगी। इट मीन्स पहले भी 0 और बाद में 0, तो इसकी स्पीड क्या है, स्पीड इन द सेंस में सेंटर ऑफ मास की स्पीड वे कांस्टेंट है। इट मींस वे एक लाइन सेम पाथ को फ्लो करेगी, ना कि उसकी फ्रेगमेंट, क्योंकि फ्रेगमेंट भाई साहब किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए इज एसेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए रीजन क्या बोल रहा है, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर, इट मींस रॉकेट अकर ड्यू टू इंटरनल फोर्स ओनली एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। अभी हमने बात किया कि एक्सप्लोजन या बॉम्ब की फटना या किसी भी रॉकेट का फ्रैगमेंट में टूटना ये केवल इंटरनल फोर्स के कारण होता है। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी वर्क नहीं करती है। यदि एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करती है तो उसके सेंटर ऑफ मास जो होते हैं वे क्या होगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी और सेंटर ऑफ मास की पथ चेंज नहीं होगी, उसकी फ्रैगमेंट की पथ
चेंज हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इसलिए एसेशन इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि एसेशन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज मोर करेक्ट। ओके, देखिए हमारे पास और भी क्वेश्चन है बट इसको अपन पार्ट 2 के अंत का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, लव यू गाइस।